शुड आई अंडरस्टैंड रिएक्शन मैकेनिज्म्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और शुड आई लर्न देम। जैसे कि मैं समझ रहा हूँ इस क्वेश्चन से कि लर्न का मतलब तुम इसको बिना समझे रटना समझ रहे हो, है ना, कि तुम इसको रिमेंबर कर लो, याद रख लो, है ना, और फिर कभी यूज़ कर लो, या फिर तुम अंडरस्टैंड कर लो, है ना, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो समझते हैं इस बात को कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम बात करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि हम बात कर रहे हैं किसकी, कौन से एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं हम, है ना। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम बात कर रहे हैं किसकी, किसकी बात कर रहे हो, जेई मेन की बात कर रहे हो, जेई एडवांस की बात कर रहे हो। अगर जेई मेन की बात करते हो तो हर एक रिएक्शन को उसकी बिल्कुल इन डेप्थ में जाके समझना। अब इन डेप्थ का मतलब यहाँ पे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है ना। मेरे लिए इन डेप्थ का मतलब ये है कि मैं जिसको इन डेप्थ कहता हूँ, उस इन डेप्थ नॉलेज से जेई के अंदर एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए, समझ रहे हो, उसे मैं इन डेप्थ कहता हूँ। कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपका एक भी सवाल ना छूटे, ना गलत हो, ठीक है। वो इन डेप्थ होती है मेरे लिए अंडरस्टैंडिंग। और भी आपको और डीप में अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है, उसे मैं इन डेप्थ कहूँगा, है ना। तो इन डेप्थ का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। तो प्लीज़ जब मैं बोलूँ इन डेप्थ, इसका मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम एडवांस्ड आपके लिए जो है, ठीक है। तो ये समझ लेना अच्छे से। तो जेई मेन के लिए आपको बिल्कुल इन डेप्थ, बिल्कुल जो होती है ना नॉलेज, उसकी ज़रूरत नहीं है। आपका ये समझ लो आधा रट के और आधा समझ के काम चल जाएगा। अब रटना क्या है, समझना क्या है, आधे में कौन सा रटना है, आधे में कौन सा समझना है। तो देखो, सबसे पहले तो क्या करना है, कोई भी मैकेनिज़्म जो कि सिलेबस में साफ साफ लिखी है, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखी है, और उसकी मैकेनिज़्म के बारे में थोड़ी सी भी बात हुई है कहीं प्रीवियस ईयर पेपर में, जेई मेन के, है ना, या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, या एनसीईआरटी में, तो उसकी मैकेनिज़्म तो आपको अंडरस्टैंड करनी ही करनी है, ठीक है। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत तब पड़ती है जब रिएक्शन में वेरिएशन आ जाते हैं, है ना। अगर रिएक्शन एज इट इज़ है तो हमें अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत नहीं है, रटने से बेहतर काम हो सकता है ना। रटना जो है ऐसे में बेहतर साबित हो सकता है अगर रिएक्शन एज इट इज़ आ रही है तो। लेकिन आमतौर पे पेपर में ऐसा होता नहीं है कि रिएक्शंस जो है वो एज इट इज़ आएँ। जेई मेन में कई बार आ सकती हैं रिएक्शंस एज इट इज़, जेई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, है ना। लेकिन जेई एडवांस में तो आप इस तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट मत करो, है ना। तो जेई मेन के अंदर आपका क्या होगा, 50% रट के काम चल जाएगा, 50% अंडरस्टैंडिंग से काम चल जाएगा। अंडरस्टैंडिंग आपको वो करनी है जो कि बिल्कुल श्योरली सिलेबस में जिसकी मैकेनिज्म है ही, ठीक है। यानी कि जिसकी मैकेनिज्म एनसीईआरटी में दे रखी है, या एनसीईआरटी के एग्जाम्पलरी क्वेश्चंस में दे रखी है, या बैक एक्सरसाइज में दे रखी है एनसीईआरटी की, या फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स में कहीं पूछा है जेई मेन के, तो ही आप उसको करो, है ना। अदरवाइज़ बस एक बार समझ के छोड़ दो, समझ लो फिर याद कर लो, ठीक है। थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो उसमें, एक बार मैकेनिज्म को लिख के देख लो एक दो बार, उसके बाद फिर उसके अंदर चीज़ें याद कर लो। जैसे कि एल्डोल रिएक्शन में जब एल्डोल कंडेंसेशन पूरा हो जाता है तो क्या प्रोडक्ट बनते हैं, इस चीज़ को तुमने याद कर लिया, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, सॉरी, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, कार्बोनिल कंपाउंड कुछ भी हो सकता है, एल्डिहाइड कीटोन जो भी है, आई मीन एल्डोल कीटोल, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ये आपने रट लिया, ठीक है। मैं इस तरह से नहीं करता काम, बट लोग करते हैं, करना बेनिफिशियल हो सकता है जेई मेन जैसे पेपरों में। लेकिन जेई एडवांस के अंदर आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो इन डेप्थ नॉलेज भी, है ना, और अंडरस्टैंडिंग भी, कि कोई भी चीज़ हुई तो कैसे हुई, इसका रेट लॉ कैसे लिखोगे इस पूरी मैकेनिज्म का, है ना, कैसे रेट लॉ लिखोगे, किस किस फैक्टर्स पे रेट डिपेंड करता है, मीडियम क्या है, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। एरो हर एक स्टेप में कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, अगर यहाँ मूव कर रहा है तो यहाँ मूव क्यों नहीं कर रहा, वहाँ क्यों कर रहा है, ये भी पता होना चाहिए, इसका भी रीज़न आपको पता होना चाहिए। इस मीडियम में ये हुआ, मीडियम ये नहीं होता, कुछ और होता, तो उस मीडियम में क्या होता, ये भी पता होना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, जिनको आप आम तौर पे जब आप जेई मेन की तैयारी करते हो तो आप उन चीज़ को इग्नोर करते हो, उन चीज़ों को। बट जेई एडवांस में आपको उन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना, आपको एक एक चीज़ के डेप्थ में जाना है कि सॉल्वेंट ये है तो क्यों है, रिएक्टेंट ये है तो क्यों है, प्रोडक्ट है ये तो क्यों है, रिएजेंट ऐसा क्यों बनाया है, रिएजेंट में कौन रिएक्ट कर रहा है एक्चुअल में, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और कौन रिएक्ट कर रहा है एक्चुअल में, और कौन कैटलिस्ट है रिएजेंट के अंदर। रिएजेंट के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, एक तो वो होता है जो कि रिएक्ट करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, रिड्यूस करेगा, या नॉर्मली रिएक्ट करेगा, है ना। और एक चीज़ वो होती है जो कैटलिस्ट होती है, और एक चीज़ वो होती है जो कि मीडियम होती है। तो कौन सी चीज़ क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
जैसे मान लो ऐसा है कि क्लेमेंशन रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, ZnHg HCl, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है HCl है ना, कंसनट्रेटेड HCl है, ठीक है। तो कंसनट्रेटेड HCl जो है वो किस मीडियम में होगा, एक्वस मीडियम में, यानी कि पानी भी होगा, पानी के अंदर, पानी सॉल्वेंट है, ठीक है, और कंसनट्रेटेड HCl उसके अंदर कुछ अमाउंट में डला हुआ है, ठीक है, इतने अमाउंट में कि हम उसको कंसनट्रेटेड कह सकते हैं। अब बात आती है किसकी, ZnHg की। तो Zn जो है ऐसे में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है फर्स्ट स्टेप में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। Zn क्या है, मेटल है, मेटल का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन देना है, इलेक्ट्रॉन दे दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अब Hg यहाँ पे क्यों है कि Hg इलेक्ट्रॉन दे रहा है, नहीं, वो अमलगम है, ठीक है, अमलगम बनाने के लिए जिंक का अमलगम बनाने के लिए Hg को लेके आए हैं। तो Zn के आगे हाइफन लगा रहता है, फिर Hg लिखते हैं। तो इस हाइफन का मतलब क्या है, सारा कुछ आपको पता होना चाहिए, एक एक चीज़, कि Na2HCl रिएक्शन करा रहा है ना, तो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे करा रहा है, ठीक है, सेल्सियस पे करा रहा है। ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से। तो आपको हर एक चीज़ के बारे में सारी डिटेलिंग आपको उन रिएक्शन मैकेनिज्म्स के बारे में, उन रिएक्शंस के बारे में पता होना चाहिए जो कि सिलेबस में श्योर शॉर्ट लिखी हुई हैं, ठीक है। अगर आप ऐसा हर रिएक्शन के साथ करोगे जो कि हो सकता है सिलेबस में ना हो, तो फिर ये करना स्टूपिड हो जाएगा, है ना। तो आपको ये उन चीज़ों के लिए करना चाहिए जो कि बिल्कुल जेईई के सिलेबस में है, साफ साफ लिखी हुई है जेईई एडवांस के सिलेबस में, जैसे कि फिडल क्राफ्ट रिएक्शन हो गई, पिनाकोल पिनाकोलोन हो गया, राइमरटाइमन, एल्डोल, कानिजारो, परकिन। अमीन्स के अंदर बहुत सारे रिएक्शन है, कार्बोलमीन टेस्ट और अजोटाइजेशन, डाईअजोटाइजेशन और उसकी रिएक्शन एजोकपलिंग, ठीक है। ये सारी रिएक्शन बहुत सारी दे रखी हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी रिएक्शन है, बोल नहीं रहा अभी। आप जेईई एडवांस के सिलेबस में देखोगे तो वो बिल्कुल क्लियरली साफ साफ लिखी होंगी, तो वो आपको बिल्कुल इन डेप्थ करनी है। हर एक चीज़ में क्या है, रिएक्शन में क्या रेट लॉ है, RDS कहाँ पर है, RDS ये क्यों है, वो क्यों नहीं है RDS। कहीं ऐसा तो नहीं कि डाइल्यूट एसिड ले लिया या डाइल्यूट बेस ले लिया तो RDS कुछ और है, बेस कंसनट्रेट करने पे RDS कुछ और हो गई, है ना, ऐसा भी होता है कई रिएक्शन में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, समझ रहे हो। तो इसके अंदर अपनी डिटेलिंग चाहिए। तो कुल मिला के डिपेंड करता है कि कौन सा एग्ज़ाम है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो भी आपको समझ में आया है कमेंट में पुट करो। अगर आपके अंडरस्टैंडिंग में कोई स्लाइटेस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग भी होगी तो फिर मैं कमेंट्स में करेक्ट कर दूंगा, है ना। और जब आप कमेंट करोगे तो आप ये चीज़ इंश्योर कर लोगे कि कुछ मिस ना हो, है ना। और प्लीज़ ये इंश्योर करना कि कुछ भी मिस ना हो। जो ये बोला गया है वो बहुत ध्यान से बोला गया है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मिस करने लायक बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए प्लीज़ नोट करना। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।